तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है निफ्टी 16,000 के आसपास पहुंचने वाला है, तो सबको लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्रैश होगा या नहीं। बड़े लोग जो बड़े इन्वेस्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट क्रैश होगा या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा डेटा पे लिया जाता है, ना कि फीलिंग्स पर, कि जैसे आपको लगता है या किसी और को लग रहा है कि मार्केट क्रैश होगा। तो और किसी भी वीडियो की तरीके से ये वीडियो नहीं होने वाला। प्योरली डेटा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्रैश होने वाला है या नहीं, मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ये सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं आपको वो सारे फॉर्मूले बता दूंगा जिनसे कि आप खुद से पता लगा सकते हो कि अभी मार्केट ओवर वैल्यू चल रहा है या अंडर वैल्यू चल रहा है। तो ये सब कुछ समझने के लिए, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है या नहीं, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो शेयर मार्केट इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से काम करता है। इकोनॉमिक साइकिल अप ट्रेंड में जाती है, कभी डाउन ट्रेंड में जाती है। अगर हम उन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझ ले तो हमें पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट अभी कहां जा रही है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी जब डाउन ट्रेंड में होती है, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जीडीपी की हालत खराब है, जिसके चलते कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे फिस्कल स्टिमुलस देती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है ताकि इकोनॉमी में फिर से ग्रोथ आए, इकोनॉमी बढ़ने लग जाए। तो आपको अपने आसपास देख के क्या लगता है कि अभी हम कहां पे हैं? क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई है? हाँ जी, कम हो गई है। क्या आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहा है? बिल्कुल, हर 3 महीने में जो भी आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट्स की कमेटी है, जो हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज करती है, वो धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे, लोगों को नौकरी मिले, इकोनॉमी में ग्रोथ आए। गवर्नमेंट भी ज्यादा से ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा जाए, वो खर्च करे, फिर से डिमांड बढ़ जाए और इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाए। और जब हम इस साइकिल की टॉप पे होते हैं, तब गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास पैसा कम हो। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है ताकि लोग कम ले, बिजनेस कम हो, क्योंकि ग्रोथ इतनी नहीं बढ़नी चाहिए जिससे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर इसको एक लेवल में रखते हैं। तो इससे हमें ये समझ पड़ता है कि इकोनॉमिक साइकिल में अभी हम नीचे हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ताकि अप ट्रेंड ढंग से चालू हो जाए। तो इकोनॉमी की तरफ से तो हमें ये समझ पड़ता है कि अप ट्रेंड अभी आने वाला है, अभी ग्रोथ शुरू होने वाली है। और कोविड के कारण ये ग्रोथ डिले होती जा रही है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हम नीचे हैं तो बहुत बड़ा कोई क्रैश इसकी तरफ से तो हमें नहीं दिखता। अब बात आती है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि ये महंगी है या सस्ती है, अभी इस टाइम पे हम शेयर मार्केट में कहां है इस ग्राफ में। तो इस चीज को समझने के लिए हम शेयर मार्केट का अर्निंग एनालिसिस करते हैं, पी रेशो का एनालिसिस करते हैं। पी रेशो हमें क्या बताता है कि कोई चीज जो हम खरीद रहे हैं वो महंगी है या सस्ती है। तो शेयर मार्केट का ओवरऑल व्यू आपका निफ्टी 50 देता है। तो निफ्टी 50 का पी रेशो का एनालिसिस करके देखते हैं कि अभी ये महंगा है या सस्ता है। तो दोस्तों निफ्टी 50 के एनालिसिस के लिए हमें उसके पी रेशो का डेटा चाहिए होगा, जिससे कि हम पता लगा सके कि मार्केट अभी महंगी है, सस्ती है। उस डेटा को निकालने के लिए आपको करना क्या है, आप गूगल ओपन करिएगा। गूगल ओपन करने के बाद हम सर्च करेंगे पीई रेशो निफ्टी। तो सेकंड नंबर पे जो एनएससी की वेबसाइट है उस पे हम जाएंगे। एनएससी की वेबसाइट पे हमें पीई रेशो का डेटा मिल जाता है और इस पे जाने के बाद हम यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो निफ्टी 50 को ओपन करके टाइम पीरियड एंटर कर दीजिएगा कि कितने टाइम से कितने टाइम तक का आपको डेटा चाहिए। तो हम जो है पिछले 5 सालों के डेटा को एनालाइज करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे पूरे 5 साल के। तो मैं जो है 2 जुलाई के डेटा को निकाल लेता हूं। तो 2 जुलाई का डेटा निकालने के लिए आप इसमें डेट एंटर करिएगा। उसके बाद जो है पी रेशो पे क्लिक करके गेट डाटा कर दीजिएगा।
आपको ये जो है 2 जुलाई का पी रेशो दिख जाएगा आपको कि पी रेशो उस तारीख को कितना था। तो ऐसे आप पिछले 5 सालों का डेटा निकाल लीजिए, 2 जुलाई 2020 का, 19 का, 18 का, ऐसे मैंने 5 साल का डेटा निकाल लिया है। उसके बाद मैंने 2012 और 9 का भी पी रेशो निकाल लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने पी रेशो तो निकाल लिया, उसके बाद हमें प्राइस चाहिए होगा। तो प्राइस के लिए आपको निफ्टी सर्च करना है। निफ्टी जैसे आप सर्च करोगे तो निफ्टी का चार्ट आपके पास आ जाएगा और मैक्सिमम पे आप जब इसको क्लिक करोगे तो ये मैं पूरे जो है निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया। इसके बाद आप प्राइस नोट कर लीजिए। ऐसे ही 2 जुलाई के हिसाब से मैंने ये सारे प्राइजेस निकाल लिए हैं उस डेट के हिसाब से। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले को इलेबोरेट करना है। हम सिर्फ पी रेशो देखते हैं, लेकिन पी रेशो में होता क्या क्या है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग इज इक्वल्स टू पी रेशो। तो पी रेशो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अर्निंग्स को हम इज इक्वल्स टू के साइड में ले जाएंगे और प्राइस को जब पी रेशो से डिवाइड करेंगे तो हमें अर्निंग्स मिल जाएगी। और इन तीनों चीजों को आप चार्ट पे प्लॉट करिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पी रेशो क्या है और अर्निंग्स क्या है, अर्निंग्स बढ़ रही है नहीं। तो इसके बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा प्राइस इज इक्वल टू पी रेशो इंटू अर्निंग्स। इसका मतलब है प्राइस, जो निफ्टी का प्राइस फिलहाल चल रहा है 16,000 के आसपास, वो 2 कारणों से बढ़ सकता है। या तो उन 50 कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ जाएं, या फिर पी रेशो यानी कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो 28 से 30-35 हो जाए, तब निफ्टी बढ़ सकता है। या वो सेंटीमेंट गिर जाए और कंपनीज की अर्निंग्स भी गिर जाए, जैसे पिछले साल हुआ था मार्च 2020 में। कंपनीज की अर्निंग्स गिर गई थी, 3 महीने के लिए लॉकडाउन हो गया था जिससे कि कंपनी की अर्निंग गिर गई थी और मार्केट का सेंटीमेंट भी टूट गया था कि अब पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा। तो पी रेशो भी टूट गया था, जिसके चलते कि प्राइस यानी कि निफ्टी का जो 8,000 पे पहुंच गया था वो क्रैश आ गया था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि निफ्टी को गिरने के लिए इन 2 चीजों का गिरना जरूरी है। या तो कंपनीज की अर्निंग्स गिर जाए, तो क्या कंपनीज की अर्निंग्स गिरेंगी? आपको क्या लगता है आगे फिर से ऐसा लॉकडाउन होगा या कोई ऐसी कैलेमिटी होगी जिससे कि कंपनी की अर्निंग्स गिर जाएं, जिससे कि कंपनी फिर से बंद हो जाए? या फिर ऐसी डिमांड नहीं आएगी? क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले और फिर से कंपनी अर्निंग शुरू करे, अर्निंग्स बढ़ जाए। गवर्नमेंट का पूरा फोकस इसी पे है। कमोडिटी की सुपर साइकिल चालू हो चुकी है, चीजों के प्राइसेस बढ़ने चालू हो चुके हैं, डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे कि आपको पता है जीएसटी बढ़ रहा है। तो जीएसटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जब तो जीएसटी लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। पावर की कंजम्पशन बढ़ रही है, डेली न्यूज में आ रहा है पावर की कंजम्पशन, कंपनीज ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही है, जब तो पावर की कंजम्पशन बढ़ रही होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में अर्निंग्स तो जो है बढ़ने वाली है। अब बात आ जाती है सेंटीमेंट्स की, कि अगर सेंटीमेंट्स भी टूट गए तो अर्निंग्स तो हमें लगता है या तो स्टेबल रहेगी, क्योंकि फिर से इतना सीवियर लॉकडाउन लगना काफी मुश्किल है। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर फिर से ऐसा लॉकडाउन लग गया तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा इकोनॉमी का। तो अर्निंग्स मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, बहुत ज्यादा अर्निंग्स गिर जाएंगी। दूसरा जो फैक्टर प्ले आउट करता है वो हमारा प्ले आउट करता है सेंटीमेंट्स का, पी रेशो का। तो पी रेशो फिलहाल 28 पे चल रही है। पी रेशो की जो रेंज है निफ्टी की वो 20 से लेके 34-35 तक की है, यानी कम से कम जो पी रेशो निफ्टी की आ सकती है वो 20 या 19 इतनी आ सकती है। इससे कम ये क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बैंक का रेट 5% है, 100 रुपए लगा के आपको 5% मिल जाता है, यानी बैंक की पी 20 है, तो बैंक से भी कम निफ्टी की पी आ जाइए, ऐसा काफी कम होता है। लेकिन फिर भी लेट से 20 से 19-18 भी लास्ट मोमेंट है कि ये पी जो है इतनी कम आ जाए, 18 लास्ट है। और मैक्सिमम ऐसा देखा गया है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये मैक्सिमम 34-35 तक जाए, लेकिन ऐसा हिस्टोरिकल डाटा बताता है कि 32, 33, 34 तक ये मैक्सिमम जाती है। तो क्या पी रेशो बहुत ज्यादा हाई है? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि पी रेशो 28 के आसपास चल रही है। मार्केट अभी ओवर वैल्यू नहीं है, ये नॉर्मली वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है, ना तो ओवर वैल्यू है ना सस्ती है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट चाहो तो कर सकते हो। तो मार्केट गिरेगी या नहीं, ये इन्हीं 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि या पी रेशो गिर जाए या फिर अर्निंग्स गिर जाए। तो ये दोनों गिरेंगे ही नहीं। आप इसका जवाब मेरे को कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है इन दोनों के गिरने के कारण क्या हो सकते हैं? कोविड के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाए तो भी ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा सेंटीमेंट्स बिगड़ जाए, क्योंकि पिछला फॉल सब लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद इतना बड़ा फॉल आना तो मुश्किल है। 5-10% की करेक्शन आ जाए तो बात अलग है। बाकी मेरे को वो भी नहीं लगता कि इतनी बड़ी करेक्शन भी आएगी, क्योंकि पी रेशो भी फेयरली वैल्यूड है और अर्निंग्स भी फेयरली वैल्यूड है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अर्निंग्स फेयरली वैल्यूड है, ऐसा हमें कैसे पता लगता है? तो हम 2009 की अर्निंग्स देखते हैं। 2009 की अर्निंग्स जो निफ्टी की थी वो 212 थी। 212 के हिसाब से आज 12 साल हो गए, तो निफ्टी की अर्निंग्स कुछ ना कुछ बढ़नी चाहिए थी। वो कितनी बढ़नी चाहिए थी? वो 15% के हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। क्यों?
क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन हमारा हर साल बढ़ जाता है। उसके अलावा 6 से 7% जो है ये 50 कंपनियां रिटर्न भी देती हैं, और उसके अलावा 2 से 3% का अल्फा जनरेशन होता है। तो मैंने बहुत बारी आपको बता रखा है कि निफ्टी नॉर्मली 12 से 15% का रिटर्न दे देता है लंबे समय में। तो 212 की अर्निंग अगर 2009 में थी तो आज वो अर्निंग कितनी होनी चाहिए, ये कैलकुलेट करने के लिए एक बार हम SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। क्योंकि 15% से जब हम अर्निंग को 12 साल के लिए बढ़ाएंगे तो इसको आप अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लेट से इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं। 212 को जब हम 12 साल के लिए अगर 15% से बढ़ा दें तो ये आपका करीब करीब 550 आना चाहिए। और आज की जो निफ्टी की अर्निंग है वो 554 है, यानी निफ्टी की अर्निंग्स भी सही चल रही है और PE रेशियो भी सही चल रहा है। तो सिर्फ निफ्टी का 12,000 से 16,000 हो जाना ये साइन काफी नहीं है हमें बताने के लिए कि निफ्टी हाईली वैल्यूड है। क्योंकि पिछले सालों में भी ऐसा कहा गया था कि निफ्टी 10,000 हो गया अब गिरेगा, 12,000 हो गया अब गिरेगा। तो ये बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन डाटा जो हमें बता रहा है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये ओवरली वैल्यूड है। अभी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। आप चाहो तो अपना 20 से 30% पैसा अभी भी निफ्टी में डाल सकते हो और बाकी की आप SIP कर सकते हो, ताकि टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता रहे। क्योंकि सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो मार्केट में बाहर रहने से होता है। हम वेट करते रह जाते हैं अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, लेकिन इतना बड़ा फॉल आने में 8 से 12 साल का टाइम लगता है। और ऐसा जरूरी नहीं है 8 से 12 साल में आए ही, लेकिन हिस्टोरिकल डाटा ऐसा कहता है कि बड़ी करेक्शन काफी टाइम में आती है। और अभी तो हम पीक पर भी नहीं पहुंचे मेरे डाटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आप अगर इसमें कुछ एडअप करना चाहो तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और इसके अलावा मार्केट कहां से गिरेगी, वो पीक कैसे बनता है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसको एनालाइज करने का भी एक तरीका होता है। टेक्निकल एनालिसिस लगा के हम कैसे चार्ट से पता लगा सकते हैं कि कब डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, जिससे हमें पता चल जाए कि अब फॉल चालू हो गया है और अब टाइम आ गया है बेचने का। तो वो लेवल मैंने निकाल रखा है। जिसको भी पता करना हो कि किस लेवल से हमें बेचना शुरू करना है वो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम डेटा है। पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी देख लेना, ये वाला एनालिसिस आपको कहीं नहीं लगेगा। दुनिया बता देगी मेरे को ऐसा लग रहा है, पास्ट में ऐसा हुआ था, ये हो गया वो हो गया, लेकिन डेटा पे एनालिसिस करना काफी मुश्किल होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आने का। क्योंकि जब आप एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट देते हो, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज आप किसी को बताते हो और उसकी जब प्रेज ना करी जाए, ज्यादा लोग उसको देखे ना, तो एक डिमोटिवेशन सा हो जाता है। तो रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों के फोन से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सब्सक्राइबर बेस बढ़े तो और थोड़ा मोटिवेशन आए नई नई वीडियोस, नई नई आपके लिए टॉपिक लेके आने का। और ज्यादा जानकारी के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन्हें चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।